हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर, जो कि हिंदी मीडियम के लिए राजस्थान बोर्ड में 15 नंबर चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड में नाभिक के नाम से ये चैप्टर नंबर 13 है। और आज अपने इसका फाइनली पार्ट नंबर 14 यानी लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो लास्ट पार्ट आज अपने इसमें करने जा रहे हैं। इसमें अपने 3 टॉपिक हैं और तीनों ही टॉपिक छोटे छोटे हैं। मेन जो सबसे यानी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नाभिकीय भट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन आता है और लास्ट में आता है सूर्य व तारों में ताप नाभिकीय संलयन। तो जो लास्ट वाले 2 टॉपिक हैं, इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई 1-2 बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये जो नाभिकीय भट्टी है, इसमें से क्वेश्चन आपका लगभग हर बार आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी 2020 का जो पेपर हुआ उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन इसी नाभिकीय भट्टी से आया हुआ है। वो अपने जब बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसमें आपको बताऊंगा मैं। तो आज अपने इस चैप्टर का एंड करने जा रहे हैं। इसके बाद इसके ओनली न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल और बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, पहला जो अपना टॉपिक है वो है नाभिकीय भट्टी, और यही मैंने आपको कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नाभिकीय भट्टी क्या होती है, पहले उसकी परिभाषा पढ़ो। नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें जो अपने को ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है अपने को, ठीक है। ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा मिलती है अपने को। तो इस ऊर्जा को या फिर ऊष्मा को अपने किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। उस यानी सारे सिस्टम को या सारा अपने जो सेटअप करते हैं उसको नाभिकीय भट्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय भट्टी वह भट्टी होती है जिसमें अपने क्या करते हैं कि एक नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इस हेतु नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन काम में ली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि नाभिकीय भट्टी में कौन सी अभिक्रिया काम में आती है, तो आप कहोगे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया इसमें काम में आती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कौन सी होती है, वह अभिक्रिया जिसके लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। उस दिन आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नाभिकीय भट्टी में मंदित न्यूट्रॉन की 92 यूरेनियम 235 यानी 92U235 यानी यूरेनियम 235 द्वारा अभिक्रिया करवाई जाती है। मंद न्यूट्रॉन की या तापीय न्यूट्रॉन की अपनी इससे अभिक्रिया करवाएंगे, और क्योंकि तीव्र न्यूट्रॉनों को 92U235 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अपने इसकी मंद न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करवाएंगे। तीव्र न्यूट्रॉन के लिए क्या दिक्कत आती है वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। फिर तीव्र न्यूट्रॉन का यूरेनियम द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, तभी ये तीव्र न्यूट्रॉन काम में नहीं आते। इन तीव्र को अगर अपने मंद में बदल दें फिर काम में आ जाते हैं। तो अपने स्टार्ट जो अभिक्रिया होगी वो मंद न्यूट्रॉन से होगी, यानी 0N1 जो आप लिखते हो उससे क्या करेगी, अभिक्रिया को अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इस अभिक्रिया हेतु पुनरुत्पादन गुणांक यानी के बराबर क्या होता है, 1 होता है। के का मान इसके लिए क्या होगा, 1 होगा। और के का मान जिस अभिक्रिया के लिए 1 होता है, 1 होता है, उस अभिक्रिया को ही अपने क्या बोल देते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कह देते हैं उसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नाभिकीय भट्टी के प्रमुख भाग और उनके कार्य निम्न है। अब जो आपकी बुक है, बुक में आपको दिखा देता हूं मैं। बुक में इसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया हुआ, बुक में ये देखो आपको सारे पैराग्राफ में दे रखा है ये सारी चीज़ें, ये देखो। अब मैंने क्या किया कि इसके पॉइंट बना दिए तो जिससे आपको याद करना आसान रहेगा, ठीक है ना। तो नाभिकीय भट्टी के अपने पहले प्रमुख भाग पढ़ते हैं और उनके कार्य पढ़ते हैं। और जो 90% क्वेश्चन है, अगर मान लो नाभिकीय भट्टी से क्वेश्चन आता तो 100% है, उसमें से जो 90% का यानी पार्ट है वो आपके इन्हीं पॉइंटों में से आएगा, जो पॉइंट अब आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। नाभिकीय भट्टी के जो प्रमुख भाग हैं उस भाग में कौन कौन सी चीज़ें काम आती है और उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। किस चीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है। तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है विखंडनीय पदार्थ, या इसको फिशनेबल मटेरियल या फ्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो विखंडनीय पदार्थ अपने किसका विखंडन करवाते हैं नाभिकीय भट्टी में, यूरेनियम का। तो भट्टी में ईंधन के रूप में 92U235 या इसको यूरेनियम 235 भी लिखा हुआ मिलेगा, को बेलनाकार छड़ों के रूप में व्यवस्थित रखा जाता है। इन छड़ों को कुछ दूरी पर रखा जाता है,
ठीक है, ये आपको बताया था मैंने कि इनको छड़ों को बेलनाकार छड़ों के रूप में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं इससे जो अपने को तीव्र न्यूट्रॉन मिलेंगे, ये तीव्र न्यूट्रॉन वैसे तो अपने मंदक से इसकी स्पीड कर देते हैं कम, बीच में मंदक रख के, और इसकी जो ऊर्जा होती है इन तीव्र न्यूट्रॉन की वो अपने थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हो पाती कि ये क्या करें, डायरेक्ट अभिक्रिया कर पाए। ठीक है, तो इन न्यूट्रॉनों का क्या कर लेता है, जो मटेरियल होता है या विखंडनीय पदार्थ होता है अवशोषण कर लेता है कई बार। तो अगर अपने छड़ों जो अपना क्या है विखंडनीय पदार्थ है उसको छड़ों के रूप में रखते जाएं, तो ये क्या होगा कि छड़ें कुछ दूरी पर होंगी और इतनी दूरी तक पहुंचते पहुंचते ये जो न्यूट्रॉन है इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है भी विखंडनीय पदार्थ होता कौन सा है, 92U235 या यूरेनियम 235 लिखोगे आप, और इसको बेलनाकार छड़ों के रूप में कुछ दूरी पर रखते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट आता है मंदक या मॉड्यूलेटर। तो मंदक आपने पढ़ा हुआ है, न्यूट्रॉन जो समस्या आई थी पीछे 3 समस्याएं थी न्यूट्रॉन से रिलेटेड, तो उसमें दूसरी में मंदक आया था। तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की गति बहुत अधिक होती है, अर्थात उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन होते हैं और इनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, ये चीज़ पढ़ी हुई है आपने। वह विखंडन अभिक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु हमें मंद न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, या मंद न्यूट्रॉन या तापीय न्यूट्रॉन की आवश्यकता अपने को होती है, ये चीज़ थी। अतः न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने हेतु मंदक का उपयोग किया जाता है। अपने क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन जो गति कर रहे होते हैं उसके रास्ते में क्या रख देते हैं, यहाँ पे मंदक रख देते हैं। तो जब न्यूट्रॉन इस मंदक से टकराता है या इससे गुजरता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मंदक के रूप में अपने उस चीज़ को रखते हैं जिसका घनत्व ज़्यादा हो, मतलब जिससे क्या हो, किसी चीज़ को पार करना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे मान लो कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा अभी, एक लोहे की बॉल को अगर अपने पानी में फेंक दें और एक शहद में फेंक दें, तो शहद में वो धीरे धीरे से नीचे जाएगी, लेकिन पानी में एकदम से नीचे चली जाएगी, क्योंकि शहद का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ है, मंदक के रूप में उस चीज़ को रखते हैं जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। और 2 चीज़ें आपको मैंने बताई थी, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें इसमें यूज होती हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता होता है कि नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो आप इसमें लिखोगे भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें आता है कि मंदक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहोगे कि जो इसमें जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं और विखंडन के लिए हमें मंद न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अपने को मंद न्यूट्रॉन में इसको चेंज करते हैं मंदक की सहायता से। तीव्र न्यूट्रॉन को मंद न्यूट्रॉनों में चेंज करने के काम आता है। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है नियंत्रक छड़ें या कंट्रोल रोड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं कि नाभिकीय विखंडन में विखंडन की दर को नियंत्रित रखने, अर्थात K बराबर 1 हेतु, K का मान 1 रखने हेतु अपने क्या करते हैं, कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। दो पदार्थों की अपने इसमें छड़ें काम में लेते हैं, एक तो कैडमियम की छड़ें और दूसरा आता है बोरोन की छड़ें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला होता है, क्योंकि इन छड़ों की सहायता से ही या जो नियंत्रक छड़ें रखते हो, इसी से जो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया वो कंट्रोल होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में चेंज होती है। क्योंकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए K होता है और K को 1 रखने के लिए अपने क्या करते हैं, कैडमियम या बोरोन की छड़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छड़ें क्या होती हैं, न्यूट्रॉन को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। भी आपको मैंने बताया था कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया है, पहली पीढ़ी में जैसे 1 न्यूट्रॉन आता है, दूसरी पीढ़ी में 2 आते हैं, फिर 2 से कितने बनते हैं, 4 न्यूट्रॉन बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर क्या है, आपको ये अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया रखनी है, मतलब K का मान 1 रखना है इस अभिक्रिया के लिए, तो हर एक पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ से 1 न्यूट्रॉन अवशोषित होना चाहिए ये वाला, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन अवशोषित होने चाहिए। इससे आगे वाली पीढ़ी आएगी तो उसमें 8 न्यूट्रॉन आते हैं, तो 8 में से 7 न्यूट्रॉन अवशोषित होने चाहिए, ओनली 1 न्यूट्रॉन ही अपनी अभिक्रिया में रहना चाहिए।
ये चीज़ आवश्यक होती है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को चलाने हेतु। तो इन न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु भाई ये न्यूट्रॉन आगे विखंडन ना कर पाएँ उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, इन नियंत्रक छड़ों का यूज करते हैं। ये जो कैडमियम या बोरोन की छड़ें होती हैं ये इन न्यूट्रॉन को क्या कर लेती हैं, आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, मतलब बाहर यानी इनको खींच लेती हैं अपनी तरफ। ओनली जितने न्यूट्रॉन चाहिए उतने न्यूट्रॉन अपनी अभिक्रिया में रह जाएंगे, बाकी न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेंगी। अतः विखंडन अभिक्रिया को प्रारंभ, बंद या नियंत्रित करने हेतु इन छड़ों को भट्टी से अंदर या बाहर खींचा जाता है। ये वाली जो छड़ें होती हैं कैडमियम या बोरोन की, इनको या तो बाहर निकाल लेते हैं या अंदर धकेल देते हैं, जिस हिसाब से भी अपने को आवश्यकता होती है। अगर आपको प्रारंभ करना है किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को तो इनको बाहर खींच लेंगे, तो बाहर खींचेंगे तो अंदर न्यूट्रॉन बन जाएंगे, उससे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर इनको मान लो अंदर धकेल दिया तो ये न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी, जिससे अपनी अभिक्रिया चलती रहेगी। और तीसरा, अगर अपने को बंद करनी है अभिक्रिया तो इनको पूरी तरह से 100% अंदर धकेल देंगे, जिससे ये एक भी न्यूट्रॉन को आगे नहीं जाने देगी और अभिक्रिया बंद हो जाएगी। तो तीनों चीज़ों को काम करने या कंट्रोल करने में ये नियंत्रक छड़ें काम में आती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसका जो नाभिकीय भट्टी है, इसके बिना ये नाभिकीय भट्टी का चलना पॉसिबल नहीं है इन नियंत्रक छड़ों के बिना। फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट आता है कि इसको विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भट्टी में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। चौथा पॉइंट शीतलक आता है, या इसको कूलेंट बोल देते हैं। शीतलक मतलब ठंडा करने वाला। तो भट्टी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया था कि जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो उससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ऊर्जा उत्पन्न होती है एक यूरेनियम के विखंडन से। तो क्या होगा कि इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, और इस ऊष्मा को बाहर लाने के लिए शीतलक के रूप में भारी पानी यानी D2O या फिर पिघले हुए सोडियम का उपयोग किया जाता है। भाई जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई उस ऊष्मा से अपने क्या करते हैं, भारी जल रखते हैं यहाँ पे। ये भारी जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा को बाहर निकालने का तरीका क्या है कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो उससे पानी को गर्म कर लो, तो ये पानी को क्या कर देगा, भाप बना देगा, ठीक है। वो इसकी क्या है, कार्यविधि में आएगा भी काम कैसे करेगा ये। तो आपको याद रखना है भी शीतलक के रूप में अपने भारी पानी D2O या फिर पिघले हुए सोडियम का यूज करते हैं। ये शीतलक क्या करता है, जो अपना इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को बाहर लाने का काम करता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, इसमें लास्ट पॉइंट है परिरक्षक या शील्डिंग मटेरियल। ये क्या होता है वो देखो कि नाभिकीय भट्टी में विखंडन के फलस्वरूप अत्यंत घातक गामा किरणें भी उत्पन्न होती हैं। भी नाभिकीय, जब आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें अल्फा, बीटा, गामा ये सारी किरणें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो अब जो आपकी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया उसमें गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। अपने अभिक्रिया में लिखा भी था कि लास्ट में गामा लिखा था, ये गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये गामा किरणें भी उत्पन्न होती हैं इसमें, और गामा किरणें जो होती हैं मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं या फिर नाभिकीय भट्टी होती है वहाँ मनुष्य भी काम करते हैं। तो उनको यानी कि इन गामा किरणों से बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो अपने नाभिकीय भट्टी बनाते हैं इसके चारों ओर 1.5 मीटर या फिर कई बुक में आपको 2 या 3 मीटर मोटी भी कंक्रीट या इस्पात की दीवार बनाई जाती है। इन किरणों के अवशोषण के लिए इसके चारों ओर कम से कम 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर कंक्रीट या इस्पात की दीवार बनाई जाती है। तो 1.5 मीटर लगभग कितना हो गया, 4.5 फुट हो गया। 2 मीटर लगभग 6 फुट के करीब हो गया। तो इतनी चौड़ी दीवार इसमें बनाई जाती है 6 मीटर के करीब। तो इतनी चौड़ी दीवार क्या करती है, जो इसमें से खतरनाक गामा किरणें होती हैं उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कंक्रीट तो आप जानती हो, जो ईंटें वगैरह होती हैं या फिर जो बजरी वगैरह ग्रिट होती है वो, और इस्पात होता है लोहा, ठीक है ना। इनसे मिक्स करके क्या बनाई जाती है, बहुत ही यानी मोटी दीवार बनाई जाती है, जिससे खतरनाक विकिरणें मनुष्य तक ना पहुंच पाए, इनको हानि ना पहुंचा पाए। तो अब ये जो डायग्राम है ना नाभिकीय भट्टी का, ये आपकी बुक में बहुत ही सिंपल डायग्राम दिया हुआ है। आप ऐसे मान लो भी रेखा चित्र दिया हुआ है, वास्तव में नाभिकीय भट्टी ऐसी नहीं होती है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो नीले कलर की छड़ें हैं ये यूरेनियम की छड़ें दे दी। यूरेनियम की छड़ें क्या है, ईंधन के रूप में काम आती हैं। ये जो ऑरेंज कलर में दी हुई हैं आपको, ये नियंत्रक छड़ें दे दी यहाँ पे, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं, यानी कैडमियम या बोरोन की छड़ें होती हैं। और नीचे आपको ये बताया हुआ कि ये वाला जो पार्ट बनाया हुआ है इसके चारों ओर दीवार से, ये ग्रेफाइट या भारी जल है,
ठीक है, जो मंदक के रूप में काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपकी जो बुक है ना, उसमें ये जो नाभिकीय भट्टी का टॉपिक है वो यानी पूरी डिटेल से नहीं दिया हुआ, उसका सही डायग्राम नहीं दिया हुआ जैसी नाभिकीय भट्टी होती है। ये रेखा चित्र दिया हुआ ओनली। तो पहले इसकी क्रियाविधि पढ़ो, नाभिकीय भट्टी में होता क्या है, फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो इसका ओरिजिनल डायग्राम होता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है क्रियाविधि में, बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि किसी बाह्य स्रोत की सहायता से नाभिकीय भट्टी में विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कराई जाती है। भाई बाह्य स्रोत मतलब आप एक न्यूट्रॉन को किससे अभिक्रिया करवा देते हो, जो इसमें छड़ें रखी हुई हैं यूरेनियम की, उस एक यूरेनियम के जो परमाणु है उससे अभिक्रिया करा देते हो। तो इस यूरेनियम से जब ये न्यूट्रॉन अभिक्रिया करेगा तो अपने को यहाँ पे आगे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। वैसे अपने 2 ही माने थे, चलो 3 मान लो, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। भी जब आपको ये 3 न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन सब मिले थे तो यहाँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी अपने लिखी थी। ये ऊर्जा अपने को नाभिकीय इस विखंडन अभिक्रिया में मिलती है, तो ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मिलती है। इस ऊर्जा या ऊष्मा को भट्टी में शीतलक के रूप में उपस्थित जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो शीतलक में बारीक जल होता है वो सामान्य रूप से एक सामान्य जल की तरह ही होता है। तो जब ये ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस ऊष्मा को अपने क्या करेंगे, इससे पानी को गर्म करेंगे, और ये वाला जो पानी गर्म होगा, गर्म होकर ये किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। अब ये वाष्प आगे क्या करती है, आगे लगे एक टरबाइन को घुमाती है। अब टरबाइन क्या होता है कि टरबाइन एक तरह का पंखा होता है ऐसे, ठीक है ना। तो जब ये भाप इसके पास आती है तो भाप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती है, तो अब ये पंखे को घुमाती है ऐसे, और ये पंखा आगे किससे जुड़ा हुआ होता है, ये पंखा, इस पंखे को अपने टरबाइन बोल देते हैं, और ये पंखा आगे यहाँ पे एक जनित्र से जुड़ा रहता है। अब जनित्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जनित्र होता है जनरेटर, ठीक है ना। तो ये पंखा जब घूमता है तो इसके साथ जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर के घूमने से आपको पता है कि अपने को कौन सी ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या नाभिकीय भट्टी में जो विखंडन अभिक्रिया होती है उससे उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है, जनरेटर करता है। मतलब पहले तो टरबाइन घूमता है, ये टरबाइन एक तरह का पंखा ही होता है, और इस टरबाइन से आगे एक जनरेटर जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे ये टरबाइन घूमेगा वैसे वैसे ही ये क्या करेगा, जनरेटर अपना घूमेगा, और अपने को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो ये इसकी क्रियाविधि है अपने को, जो आपकी नाभिकीय भट्टी का जो टॉपिक है, ठीक है। यह वाष्प आगे लगे एक टरबाइन को घुमाती है, जिसे जनित्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। अब आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय जो रिएक्टर है उसका डायग्राम क्या होता है। ये नाभिकीय भट्टी का सही डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ना ही आपको करना है, बस ओनली आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, पूरी वर्किंग तो इसकी बहुत लंबी है, ठीक है। ये इसमें जो आपको ये ग्रे कलर की दिख रही हैं 4, ये यूरेनियम की छड़ें हैं, ठीक है, मटेरियल है यूरेनियम का। और ये क्या है कि एक डब्बे के अंदर बंद रहता है, इसको विखंडन कक्ष बोल देते हैं, और छड़ ईंधन मतलब ये यूरेनियम की छड़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके बीच जो ये डॉट डॉट वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है मंदक। मंदक के रूप में बारीक जल या ग्रेफाइट का अपने यूज करते हैं, तो बीच में मंदक होता है। तो जब मान लो इस छड़ का विखंडन हो रहा है तो इससे न्यूट्रॉन भागेंगे, निकलेंगे, तो वो न्यूट्रॉन डायरेक्ट किससे भिड़ेंगे, मंदक से भिड़ेंगे, और ये मंदक इनको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ठीक है, तापीय न्यूट्रॉन में बदल देते हैं। अब ऊपर जो ये 3 आपको दिख रही हैं ये वाली, ये तीनों क्या होती हैं, नियंत्रक छड़ें होती हैं, जो आपको मैंने अभी बताया है कि कैडमियम या फिर बोरोन की ये छड़ें होती हैं। तो इस यानी कि जो ये अरेंजमेंट की हुई है, इन छड़ों को अंदर भी धकेल सकते हो आप, और इन छड़ों को बाहर भी धकेल सकते हो, दोनों ही चीज़ें इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। फिर इससे आगे जो आता है कि मान लो यहाँ पे जो यहाँ पे इसका आवरण है, ये वाला आवरण मतलब जो इसका कवर है, ये कवर मैंने अभी आपको बताया था किसका बना होता है, कंक्रीट की मोटी दीवार का या इस्पात का बना हुआ होता है, ठीक है। और अब ये क्या करता है कि जो यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को यहाँ शीतलक में भेजते हैं अपने, ये शीतलक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऊष्मा यहाँ पे आती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो ये पानी यहाँ वाला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो गर्म हो जाता है तो यह पानी गर्म होकर किस में चेंज होता है, भाप में चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो भाप होती है ना, यहाँ से ये भाप इधर जाती है, ये वाष्प लिखा हुआ है ना, वाष्प इधर जाती है भाप, और वाष्प आगे जाके और यहाँ पे क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है एक पंखा। तो भाप बहुत ही स्पीड से आती है, यहाँ पे भाप की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब बहुत ही ज़्यादा तेजी से भाप आती है तो ये भाप इसको क्या करती है, घुमा देती है, और ये आगे क्या होता है, जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है इसका जो पार्ट होता है, तो ये जनरेटर भी इसके साथ क्या हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। तो लगातार यहाँ पे क्या होगा, जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होगी वो भाप बनाती रहेगी, और वो भाप क्या होगी, आगे विद्युत जनरेटर को चलाती रहेगी। अब मान लो कि जो जितनी ऊर्जा थी भाप की वो खत्म हो गई, वो भाप की सारी ऊर्जा काम आ गई इस टरबाइन को घुमाने में, तो बची हुई जो भाप होती है जिसकी ऊर्जा बहुत ही कम होती है, यानी उपयोग की हुई वाष्प होती है, इसको आगे अपने क्या करते हैं कि ठंडे पानी से गुजारते हैं। ये क्या है कि जब भाप क्या होती है, गर्म होती है, तो यहाँ पे पानी क्या होता है, लगातार बदलता रहता है, मतलब ये पानी हर टाइम ठंडा रहता है, ठीक है ना, एक साइड से पानी आता रहता है और दूसरी साइड से बाहर निकलता रहता है। तो ये वाला पानी क्या करता है, यहाँ पे इस भाप को दोबारा ठंडी कर देता है, जो भाप बची हुई है, ठीक है ना, ठंडी करके, और दोबारा ये क्या करता है, इसको यहाँ जल के रूप में यहाँ दोबारा भेज देता है। तो अपने को ये वाला जो जल है ना, ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, मतलब जो भाप अब यहाँ पे थोड़ी सी यूज, देखो थोड़ा बहुत जल तो यूज होगा इसमें, थोड़ा बहुत तो आएगा बाहर से, लेकिन कुछ जल अपने क्या करते हैं, जो ये वाष्प बची हुई होती है उससे बना लेते हैं, ठीक है ना, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे अभिक्रिया चलेगी, फिर से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो ऊष्मा इसको वाष्प में बदलेगी जल को, फिर टरबाइन घूमेगा, विद्युत जनरेटर चलेगा, फिर उपयोग की हुई वाष्प दोबारा अपने क्या करते हैं, पानी के रूप में बदल के यहाँ पे काम में ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ये काम करता है, ठीक है ना। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इस टाइप से देखो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर आप यानी फेस नहीं दिखाते या बोर्ड पे क्लास नहीं लगाते, कई स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे। तो भाई ये वाला जो मेथड है ना, ये वाले मेथड को बहुत सारे स्टूडेंट ने सपोर्ट की है कि सर आप ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ एक एक पॉइंट बता सकता हूँ आपको नोट्स का, लेकिन बोर्ड पे इससे आधी चीज़ें बताई जाती हैं, और ना ही ऐसे डायग्राम दिखाए जाते हैं बोर्ड में। मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, हाँ बड़ी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे होगा, उनके पास डिजिटल बोर्ड होते हैं, वहाँ पे वो सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल साधन है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से ये वाला मेथड मेरे को बेस्ट लगा कि नाभिकीय रिएक्टर। अब आपको देखो पूरा डायग्राम दिख गया है इसका, ठीक है ना, पूरे डायग्राम से समझ आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोर्ड पे करवाना चाहूँ तो बोर्ड पे इतना चीज़ नहीं बता सकता मैं, तो तभी मैं ये वाला मेथड से आपको करवाता हूँ। तो ये आपका जो टॉपिक है आपका नाभिकीय रिएक्टर का कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, मेरे को उम्मीद है आपको नाभिकीय जो रिएक्टर है ये वाला टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोल देते हैं इसे, ठीक है। जो इंग्लिश वाली टर्म है उनको साथ साथ याद करते चलो, आपके बहुत ही काम आएंगी। आप इंग्लिश मीडियम वालों को पछाड़ सकते हो बस इतनी इतनी इंग्लिश याद करके। तो देखो परिभाषा क्या होती है पहले नाभिकीय संलयन की। अब तक जो अपने इससे पहले पढ़ा वो सारा नाभिकीय विखंडन था, तो नाभिकीय विखंडन बहुत ही बड़ा है, नाभिकीय संलयन बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो पहले अपने इसकी पढ़ते हैं परिभाषा। तो वो क्या होती है कि जब दो हल्के नाभिक आपस में अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान संख्या के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया में भी अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कह देते हैं। भी क्या होंगे इसमें, दो या दो से ज़्यादा हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे और एक ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाला क्या करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। और इससे क्या होता है कि इस अभिक्रिया में भी जिस प्रकार विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है उसी प्रकार इसमें संलयन में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और नाभिकीय विखंडन से भी इस ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। तो इस अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नाभिकीय संलयन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जटिल यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये। क्यों है, क्योंकि यह अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब दो या दो से अधिक नाभिकों को नाभिकीय बल की प्रास में लाया जाए तथा इतनी कम दूरी पर कूलाम प्रतिकर्षण बल अत्यधिक लगता है। भी आपको अगर मान लो दो हल्के नाभिक लाने हैं, मान लो ये हाइड्रोजन है
और इसकी हाइड्रोजन से ही, हाइड्रोजन नाभिक से क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को आपको लगभग इतनी दूरी तक लाना पड़ेगा। तो इतनी कम दूरी पर जब अपने लाएंगे तो इस हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन और इसमें भी प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस कारण क्या होता है, यह अभिक्रिया बहुत ही मुश्किल से होती है, क्योंकि कूलाम प्रतिकर्षण बल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंडीशन है भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तभी होती है जब आप इतनी दूरी पर नाभिकों को ले आते हो। अब नेक्स्ट है कि यह अभिक्रिया को अगर आपको करवाना है तो अतः इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु उच्च ऊर्जा और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। भी अगर आप बहुत ज़्यादा ताप दो तो फिर यह अभिक्रिया क्या होती है, संभव होती है। और लगभग 10 की पावर 9 केल्विन ताप इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने हेतु आवश्यक होता है। तो 10 की पावर 9 केल्विन कितना बन गया, 100 करोड़ केल्विन। 100 करोड़ मतलब 1 अरब। 1 अरब, जो 1 अरब केल्विन क्या है ताप अगर हो तो इतने ताप पर यह अभिक्रिया प्रारंभ होगी। तो क्या होता है कि ऐसा ताप जो अपने को प्राप्त करना है वो ताप बहुत ही मुश्किल होता है। अभी इतनी ज़्यादा तापमान प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो वास्तव में अपने करते क्या है इसमें कि जो जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करवानी होती है तो उससे पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवा देते हैं। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस ऊर्जा से, ये ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होती है, अभी आपको बताया मैंने, ऊष्मा के रूप में ये वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मा का ताप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मतलब कि नाभिकीय संलयन अगर आपको करवाना है तो पहले नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ता है, ठीक है ना, फिर ये नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो पाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। अतः इन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय संलयन भी कहा जाता है। यानी कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं इनको ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। कारण क्या होता है ताप नाभिकीय संलयन कहने का, क्योंकि ये उच्च ताप पर होती हैं, लगभग 10 की पावर 9 केल्विन ताप पर ये वाली अभिक्रियाएं संभव हो पाती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। देखो नाभिकीय संलयन जो ये अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है, ये वास्तव में जो सही अभिक्रिया है वो तो ये वाली है, ठीक है ना, कि 3 ड्यूटेरियम परमाणु मिलके किसको बनाते हैं, एक हीलियम, एक हाइड्रोजन परमाणु बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन ये अभिक्रिया एक स्टेप में ना होके 2 स्टेप में होती है, ठीक है ना। इसको दिखा अपने क्या करते हैं, लास्ट में एक स्टेप में देते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया जो होती है 2 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। ऊपर मैंने दोनों स्टेप लिखे हुए हैं कि वास्तव में यह अभिक्रिया होती कैसे है। पहले 2 ड्यूटेरियम परमाणु मिलते हैं, ये ड्यूटेरियम है 1H2, और वो एक ट्राइटियम का निर्माण करते हैं, साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु का, और इस अभिक्रिया में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। फिर जो इसमें ट्राइटियम बना ये वाला, ये ट्राइटियम अगले स्टेप में क्या होता है, एक ड्यूटेरियम परमाणु से और मिल जाता है। तो इससे अपने को एक हीलियम, एक साथ में न्यूट्रॉन और साथ में ये वाली 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। अब इन दोनों को अगर अपने क्या कर दें, प्लस कर दें, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को प्लस करने पर देखो 1H2, ये 1H2 है, ये 1H2 है, 3 1H2 हो गए ये वाले, तो 3 1H2 हो गए, तो ये 3 1H2 हो गए। अब आप कहोगे भी सर एक 1H3 इधर आ रहा है, तो इधर राइट हैंड साइड में भी तो एक 1H3 आ रहा है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप मैथ में कैंसिल करते हो। फिर एक 2He4 बचता है, 2He4 बचा, एक 1H1 बचा, एक 1H1, एक न्यूट्रॉन और साथ में ये टोटल ऊर्जा बन गई। तो मतलब ये 2 स्टेप मिलके अपने को ये वाला स्टेप देते हैं। तो अभिक्रिया तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये इसके क्या है कि 2 स्टेप हैं, इन 2 स्टेपों में ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में विखंडन की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब आप कहोगे भी सर आप तो कह रहे हो भी बहुत अधिक मात्रा में मुक्त होती है, लेकिन यहाँ तो 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिली, और आप कह रहे थे भी जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। तो क्या हो गया, ये तो बहुत ही कम है, इससे 10 गुना कम हो गई। सारों के दिमाग में आपके आ रहा होगा, नाभिकीय संलयन में तो 200 हो रही थी और विखंडन में तो 200 आ रही थी और संलयन में 21 ही आई। तो नीचे लाइन लिखी हुई है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये कैसे हुआ, अब वो देखो कैसे हुआ कि ये तो आपने एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम परमाणु हैं,
ये 3 ड्यूटीरियम परमाणुओं से अपने को इतनी ऊर्जा मिल रही है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप क्या ले लो, 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम ले लो, तो 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम में बहुत सारे ड्यूटीरियम के परमाणु होंगे, ठीक है ना। तो वो 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम से अपने को जितनी ऊर्जा मिलती है, और साथ में क्या ले लो, 1 किलोग्राम आप ले लो यूरेनियम, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला तो ड्यूटीरियम है, और 1 किलोग्राम आप ले लो यूरेनियम, इससे ऊर्जा बनाओ। तो अब इन दोनों ऊर्जाओं का जब आप अंतर देखोगे ना, तो ये वाली जो ऊपर ड्यूटीरियम वाली ऊर्जा है, ये नीचे वाली ऊर्जा से लगभग 4 गुना ज़्यादा मिलती है अपने को। भी आप किलोग्राम में जब पदार्थ लोगे, समान मात्रा में पदार्थ लोगे, तो वो क्या आएगा, उसमें ऊर्जा का मान बहुत ही ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखो जो ड्यूटीरियम होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो लगभग 2 AMU या 2 U के इक्वल होता है यहाँ पे, और जो आपका यूरेनियम था उसका 234 U था। तो 234 U से कहें तो मिलनी ऊर्जा अपने को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 2 U से अपने को कितनी मिल रही है, 20 मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा में फ़र्क हो गया। बाकी आपको देखो एक बुक में ना उदाहरण दिया हुआ है, एक तो उदाहरण नंबर 15.18 है। इसमें क्या है कि वैसे तो ये उदाहरण मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद अभी समझना चाहो तो आप खुद समझ सकते हो। इस उदाहरण को करके देखना भी 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो ये ऊर्जा जब अपने प्राप्त करते हैं तो ये ऊर्जा लगभग आती है अपने पास 8.19 × 10 की पावर 13 जूल, ये ऊर्जा का मान आता है। डिटेल में बाद में समझ लेंगे, एक बार ओनली कंपैरिजन दिखा रहा हूँ मैं आपको नाभिकीय विखंडन और संलयन का। और बाद में 15.18 के बाद 15.21 या 22 आता है, ये वाला जो न्यूमेरिकल 15.21। तो इसमें आपको पूछा हुआ है कि 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम के संलयन से प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। तो जब अपने ये ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पे अपने को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 34.67, उसमें मिली थी 8.19 × 10 की पावर 13 और इसमें 34, तो 8 चौका 32, मतलब कि लगभग 4 गुनी ऊर्जा अपने को नाभिकीय संलयन में प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अपने को ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में उच्च ताप की आवश्यकता होती है, वह इस उच्च ताप पर पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और केवल नाभिकीय आयन बचेंगे। भी अगर मैं आपको कह दूं कि ये 1H2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। अब ये क्या बन गया, 1H2 आयन बन गया, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होता है कि जब आप क्या करवाते हो नाभिकीय संलयन, तो उसमें ताप होता है लगभग 10 की पावर 9 केल्विन के करीब। तो इतने उच्च ताप पर जो आपका पदार्थ होगा, संलयन वाला पदार्थ होगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जो आपका पदार्थ होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन तो अलग फिरते रहते हैं, और दूसरे जो नाभिक है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं वो अलग फिरते रहते हैं, एक इधर उधर जाते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आयन अलग अलग हो जाते हैं, और पदार्थ की इस अवस्था को प्लाज्मा कह देते हैं, जिसको अपने पदार्थ की चौथी अवस्था भी कह देते हैं। वैसे तो 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा में क्या चीज़ होगी, जो इलेक्ट्रॉन और आयन के रूप में आपका जो पदार्थ है वो उपस्थित होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और जो आयन होंगे वो अलग होंगे, इसको अपने प्लाज्मा बोल देते हैं। लेकिन सामान्य जो पदार्थ होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और जो आपका नाभिक होता है वो सारे एक इकट्ठे जगह इकट्ठे रहते हैं। अब नेक्स्ट है कि नाभिकीय हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, वह इसमें अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। मतलब हाइड्रोजन बम क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसी कारण कहते हैं, क्योंकि लगभग 1000 गुना ज़्यादा ऊर्जा अपने को हाइड्रोजन बम से मिलती है परमाणु बम की तुलना में। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि संलयन अभिक्रिया में ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तभी होता है ऐसा। अब आता है भी, ये तो आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब जो अपना आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वो है सूर्य और तारों में ताप नाभिकीय संलयन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार्स। भी सूर्य और तारों से जो अपने को ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही मिलती है। तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, कैसे संलयन होता है, वो अपने इसमें पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है। मेन चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। बुक में तो आप देख लो, बुक में ये काफ़ी दिया हुआ है, ये देखो ये सारा दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसका निचोड़ निकाल के और लगभग आधे पेज में इसको
कंप्लीट कर दिया है। तो आपको इतना पढ़ना है बस, बुक से मत देखना है इसको। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो डाल दी मैंने इसमें। देखो क्या है कि सूर्य लगभग 4.5 इंटू 10 की पावर 8 वर्षों से 3.9 इंटू 10 की पावर 26 वाट या फिर जूल पर सेकंड की दर से लगातार ऊर्जा दे रहा है। ये लगभग अंदाजा लगाया हुआ है वैज्ञानिकों ने कि सूर्य की उम्र लगभग इतनी हो गई है, 4.5 इंटू 10 की पावर 8 वर्ष। इसको उसमें कन्वर्ट करके देख लेना, 45 के पीछे 7 जीरो लगा के देख लेना कितने करोड़ या अरब बनता है, वो आप देख लेना भी। लगभग इतनी उम्र है सूर्य की, और लगभग इतने टाइम से सूर्य अपने को इतनी ऊर्जा पर सेकंड दे रहा है। मतलब कि वाट क्या होता है, यहाँ वाट में दी हुई है, वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं। मतलब इतने जूल ऊर्जा 1 सेकंड में मिलती है अपने को सूर्य से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा है। तो इतनी ऊर्जा लगातार सूर्य दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य क्या है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो प्रारंभ में तो यह माना जाता था कि सूर्य में कार्बन और ऑक्सीजन के दहन से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। मतलब सूर्य पे कार्बन भी उपस्थित है और क्या है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, और उन दोनों के क्या है कि वहाँ पे जल रही हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो उससे को अपने को ऊर्जा मिल रही है। लेकिन क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन मान लो जल रही होती तो अब तक खत्म हो गई होती, इतने साल हो गए, तो लेकिन ख़त्म तो हुई नहीं। परंतु बाद में यह पाया गया कि सूर्य में लगभग 35% हाइड्रोजन, 64% हीलियम और 1% अन्य तत्व उपस्थित हैं। जो सूर्य बना हुआ है ना, वो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है एक, ठीक है ना। सूर्य एक वैसे क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तरह का तारा है, जो आप तारे आकाश में देखते हो वैसे ही एक तारा सूर्य है। लेकिन सूर्य जो है वो बहुत ही उच्च ऊर्जा का तारा है, पृथ्वी को बहुत ही उच्च ऊर्जा देता है, जो अपना सौरमंडल है उसमें ऊर्जा देता है। और सूर्य जो बना हुआ है वो 35% हाइड्रोजन, 64% हीलियम गैस है। इन गैसों का गोला है ये सूर्य, और 1% अन्य तत्व उपस्थित हैं। अब सूर्य से ऊर्जा मिलती कैसे है अपने को, वो सर्वप्रथम देखो बताया था 1939 में साइंटिस्ट थे बेथे। इन्होंने बताया कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। बेथे ने यह बताया कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य पर, तभी अपने को ऊर्जा मिलती है इतनी ज़्यादा मात्रा में। सूर्य पर उपस्थित हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में संलयित होते हैं। मतलब कि सूर्य पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है ना, वो हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है, और संलयन होने के कारण क्या होता है कि वो हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रम को प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की भी 4 अभिक्रियाएँ हैं, 5 अभिक्रियाएँ हैं मेन तो, और इन अभिक्रियाओं में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और इसका कोई चारा नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं यानी सही इसका एक्सप्लेन भी आपको ओनली अभिक्रिया बता सकता हूँ भी ये ऐसे होगी ऐसे होगी। तरीका आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा इनको याद करने का, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा भी, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर के बारे में बताइए। तो देखो जो फाइनल अभिक्रिया है, जो सूर्य पर अभिक्रिया होती है, वो तो ये वाली अभिक्रिया फाइनल अभिक्रिया। तो भी 4 क्या होंगे इसमें, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ के और साथ में इनके 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं ओनली अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। और हीलियम बनता है, हीलियम के साथ क्या बनते हैं, 2 यहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल और गामा किरणें आती हैं, और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है अपने को ओनली 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से। अब ये अभिक्रिया होती कैसे है कि पहले तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलके और ड्यूटेरियम बनाते हैं, और साथ में पॉजिट्रॉन और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं, और साथ में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। पहले स्टेप में ये होता है, ठीक है। ये बेथे ने बताया था, बेथे ने ये चक्कर दिया था। फिर कहता है कि जो पॉजिट्रॉन, मान लो ऐसी 2 अभिक्रियाएँ होगी, तो इन 2 अभिक्रियाओं से पॉजिट्रॉन मिलेंगे, 2 पॉजिट्रॉन हो गए, वो 2 पॉजिट्रॉन मिलके गामा किरणों के रूप में चेंज हो जाते हैं, और इसमें अपने को इतनी ऊर्जा मिलती है। मतलब ये पॉजिट्रॉन डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, ऊर्जा में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि गामा किरणों का तो द्रव्यमान होता ही नहीं। तो आप कहोगे भी सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यहाँ पे लगा ही नहीं, तो वो सारा द्रव्यमान इनका किस में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है, जो पॉजिट्रॉन होते हैं। अब फिर से जो ये पहले स्टेप में 1H2 बना, ये 2 1H2 मिलके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे हीलियम बन जाएगा 2He3, और साथ में गामा किरण और साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो थर्ड स्टेप में आपके पास 2He3 बना, इसके मान लो ये 2 अभिक्रियाएँ कंप्लीट होगी, तो इन दोनों से 2He3 मिलेगा। वो 2He3 मिलकर क्या बनेंगे, आपके पास लास्ट में अभिक्रिया आ जाएगी 2He4, 1H1 और 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 2 1H1 भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। बुक में ये लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया ये वाला।
अब होता क्या है कि यहाँ पे ऊपर जो अभिक्रिया है, यहाँ इस अभिक्रिया को भी 2 बार होना पड़ता है। ये तो ऑटोमेटिक से 2 बार जुड़े हुए हैं, ये अभिक्रिया भी 2 बार होती है, फिर ये फाइनल स्टेप अपने पास आता है। तो अपने क्या करते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 जो आपके पास आई है इसको 2 से गुणा करके और समीकरण 4 में जोड़ देते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब आप कहोगे भी सर इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े 2? तो इलेक्ट्रॉन इस कारण जोड़े क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ये वाला जो है ये बन जाएगा हाइड्रोजन का परमाणुीय द्रव्यमान। ये तो था नाभिकीय द्रव्यमान और ये बन जाएगा परमाणुीय, और ये बन जाएगा हीलियम का परमाणुीय द्रव्यमान। मतलब आप इससे क्या कर सकते हो, जो ऊर्जा का मान है, मुक्त ऊर्जा होगी उसका मान इसकी सहायता से निकाल सकते हो। तो वो क्या है कि बुक में तो दिया हुआ है, ये देखो दिखा देता हूँ आपको कि ये वाली ऊर्जा यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान क्षति होती है, ऊर्जा निकलती है 4m1h1 और m यहाँ पे 2he4 वाला और साथ में c², तो यहाँ पे 26.7 आ गई। तो आपको ऊर्जा वगैरह नहीं निकालनी, ये वाली कोई ज़रूरत नहीं है इसकी निकालने की। आप इतना याद रखो ये जो अभिक्रियाएँ हैं 4, ये फिर इनमें से तीनों को 2 से गुणा करके और 4 में जोड़ के और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये आपके पास फाइनल अभिक्रिया आ जाएगी। डायरेक्ट सी बात है, मैं आपको कहूँगा रट्टा मारो इस चीज़ का, तो ठीक है ना, जितना टिका के रट्टा मार सकते हो उतना टिका के रट्टा मारो, फिर ही याद होगा आपको। हो गए सर रट्टा मारने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो लास्ट पॉइंट आता है कि वर्तमान गणना के अनुसार सूर्य जो है वो लगभग 5 × 10⁹ वर्षों के लिए संलयन हेतु पर्याप्त हाइड्रोजन उपलब्ध है। मतलब सूर्य की उम्र लगभग इतनी मानी हुई है भी, जितनी हाइड्रोजन सूर्य के पास अब पड़ी है वो इतने वर्षों के लिए पर्याप्त है। तो ये वर्ष तो बहुत है, यहाँ तक तो सदियाँ क्या युग के युग ही बीत जाएंगे, ठीक है ना, इतने सालों तक। तो ये था आपका 15वां चैप्टर। अब देखो 1-2 चीज़ें और हैं बुक में, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ जो बुक में हैं। कई स्टूडेंट बुक पढ़ोगे तो तब कहोगे भी सर ने बताया नहीं हमें तो ये चीज़, कि एक चीज़ तो ये है, ठीक है ना, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ ये वाला, कि 2 यहाँ पे वर्ड आए हुए हैं। वो वर्ड कौन से हैं, एक तो चुंबकीय संरोधन और एक जड़त्वीय संरोधन। ये 2 विधियों के नाम हैं। अब ये विधियाँ उपयोग किस में आती हैं, आपका जो आपको पता है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उसमें आपको 10⁹ केल्विन के करीब ताप चाहिए होता है। तो इतना उच्च ताप प्राप्त करने के लिए साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं भी अपने को विखंडन ना करवाना पड़े और किसी विधि से अपने इस ताप को प्राप्त करें। तो ये 2 विधियाँ हैं जिनसे अपने क्या करते हैं, उच्च ताप प्राप्त करते हैं। ये देखो जो चुंबकीय परिरोधन पर आधारित एक ये वाला उपकरण बनाया हुआ है, एक युक्ति बनाई हुई है, ठीक है। ये उपकरण का नाम है टोकामैक। यानी ये 2 विधियाँ हैं, ये डिटेल में नहीं आपके भी कैसे होता है या कुछ भी, 2 विधियाँ हैं जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, उच्च ताप उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसी चुंबकीय संरोधन पर आधारित एक उपकरण बनाया साइंटिस्टों ने टोकामैक, जिससे अपने 1 सेकंड में 10 मेगावाट शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10 मेगावाट मतलब 10⁶ वाट, वाट मतलब जूल पर सेकंड, यानी 10⁶ जूल पर सेकंड आप ऊर्जा इसे प्राप्त कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी ऊर्जा की मात्रा है। तो साइंटिस्टों का भी प्रयास जारी है कि नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया करवाते हैं उस अभिक्रिया में जो अपने ताप मिले वो डायरेक्ट ही किसी चीज़ से मिल जाए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो संलयन से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास अभी शैशवावस्था में है, मतलब अभी तो अपने बहुत ही कम प्रयास किया, अभी 1-2% ही प्रयास हो पाया जो नाभिकीय संलयन से अपने को ऊर्जा मिलती है। तो ये कई चीज़ें हैं इसमें, मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। यहाँ पे ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट 15 चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। वो 2 चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, वो 2 आपको करवा के और फिर अपने करते हैं 2nd चैप्टर स्टार्ट। आपको ये वाला जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये सूर्य और तारों में ना ताप नाभिकीय संलयन बताओ, सारी अभिक्रिया लिखो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको ये अभिक्रिया पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि किसने बताया, बैथे ने बताया, किसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य और तारों में, वो नाभिकीय संलयन के कारण। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। तो जो आपका जैसे ऊपर आया था नाभिकीय भट्टी वाला आया था, तो नाभिकीय भट्टी में ऐसे नहीं भी आपसे ये 5 पॉइंट पूछ लेगा भी मुख्य भाग और उनके कार्यों का वर्णन करो, ऐसा कोई चांस नहीं है पूछने के। पूछता क्या है इसमें से भी कोई भी चीज़ एक उसका कार्य है और उसमें किस चीज़ को उपयोग में लेते हैं। भी नियंत्रित छड़े, जैसे नियंत्रक छड़े होती हैं तो कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो मटेरियल आप बता दोगे भी कैडमियम और बोरॉन, और दूसरा बता दोगे कि जो नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं। तो
तो ये था आपका 15वां चैप्टर। आपने बहुत ही यानी कि मैंने लंबा खींच दिया इसको, लेकिन आपने साथ दिया है। तो इसको आगे से आगे और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप एक चीज़ आपको मैं और कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे, कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना भी, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। वैसे तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में, उनको क्लियर करने का देखो तरीका क्या है कि YouTube का एक पॉलिसी है भी, 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पास होंगे तो आप क्या कर सकते हो, लाइव सेशन इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो वो लाइव सेशन मेरे चैनल पर तब स्टार्ट होगा जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब लगभग 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपने बहुत ही प्यार दिया और आप लगातार इस चैनल पर बन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सारा मैं कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर करवाऊँगा, और बेस्ट से बेस्ट मेथड, जो कमियाँ मान लो इन 2-3 चैप्टर में रहेगी, वो कमियाँ आगे के चैप्टर में निकालेंगी। और उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सारा मटेरियल मैं इस पर उपलब्ध करवाऊंगा। लगभग फिजिक्स आपको यानी कि ऐसे लगे भी पूरी आसान, ठीक है ना। तो वो लाइव सेशन के लिए ज़रूरी है 1000 सब्सक्राइबर। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उससे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ताकि अपने उस टारगेट को पूरा कर ले 1000 वाले को, जिससे अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो सके। और उस लाइव सेशन में मैं आपको सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप लाइव मेरे को बता दिया करना, क्योंकि आपको पता है जब लाइव क्लास चलती है तो उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, हैंड टू हैंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अपने क्या है कि बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाए। अपने ऐसी दुआ करते हैं भगवान से, और आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहो। ज़रूरी, अब मान लो कि आप 12th क्लास में हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे दिमाग में तो यही है कि आपको हमेशा यानी कि जब तक आपकी स्टडी पूरी नहीं होती, फिजिक्स से जोड़े रखूँ भी। आगे फर्स्ट ईयर की क्लास भी, मान लो नेक्स्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर में हो गए, तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी आपको अवेलेबल कराऊँ, फिर सेकेंड ईयर, फाइनल, MSc तक के सारे लेक्चर आपको अवेलेबल करवाऊँ। आप हमेशा क्या करो, साथ दो इस चैनल का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि अपने जल्दी से जल्दी एक दूसरे के यानी मुखातिब हो सकें, और एक दूसरे के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।